ससुराल की गर्मी, मायके का एसी। कितनी गर्मी है यार बाहर। मुझे जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना है। आराम से एसी चलाऊंगी और ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाऊंगी। रीटा अपनी सहेली मीना से ये सब कह रही थी। रीटा, तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। तेरी माँ और तेरे पिता तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तेरे घर में कोई भी तेरी नहीं सुनता। मेरे घर वाले तो मेरी शादी करवा रहे हैं। जो दुख मैंने अपने गरीब परिवार के यहाँ देखे हैं, वही दुख मुझे आगे भी देखने। लेकिन तू तो अपनी आगे की जिंदगी में सुख ही देखेगी, क्योंकि तेरी माँ भी अपनी ही तरह किसी अमीर घर में तेरी शादी करेगी। सो तो है, तू तो जानती ही है मेरी माँ मेरी ऐसी किसी भी जगह शादी नहीं करेंगी जहाँ मैं एडजस्ट ना कर पाऊँ। ऐसी जगह शादी होगी मेरी जहाँ मैं रानी की तरह रहूंगी। रीटा ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। वहीं मीना भी अपने घर चली जाती है। रीटा के घर पहुंचते ही उसे एक सरप्राइज मिलता है। ओ बेटा रीटा, आ गई तुम कॉलेज से। चलो बैठो यहाँ। देखो, इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन इतनी जल्दी मेरी शादी करने की क्या जरूरत है माँ? शादी तो होनी ही है ना बेटा, एक ना एक दिन। तुम्हें शादी करके इस घर को छोड़कर जाना ही है। सामने बैठा प्रवीण रीटा को बहुत पसंद आ जाता है, जिसके चलते वो अपने रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मुझे रिश्ता मंजूर है माँ। उस दिन के बाद से रीटा अपने रिश्ते को लेकर बहुत खुश रहती है। वो एक दिन टीवी देख रही होती है। अरे माँ, माँ कहाँ पर हो आप? इतनी देर से बैठी हूँ, आपने मुझे खाना भी नहीं दिया। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। रीटा की आवाज़ सुनते ही सुप्रिया अपनी प्यारी बेटी रीटा के लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आती है। अपने मायके में तो तुम बिस्तर पर बैठकर ही खाना मंगवा लेती हो, बिस्तर से एक कदम नीचे नहीं रखती हो। लेकिन जब शादी हो जाएगी तब तुम्हारा क्या होगा? अरे होना क्या है, मेरा पति मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा, मुझे खुश रखेगा। आप मेरी चिंता मत करो, मेरा पति मुझसे कोई काम नहीं करवाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो तुम्हें शादी के बाद पता चल ही जाएगा। सुप्रिया ऐसा कहकर घर के कामों में लग जाती है। तभी रीटा अपनी सहेली मीना को कॉल करती है। अरे मीना, तुम अपने घर पर क्या कर रही हो? चलो मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर मेरी शादी का लहंगा डिसाइड करेंगे। रीटा के बुलाने पर मीना घर आ जाती है, जिसके बाद वो फ़ोन में ऑनलाइन लहंगों के डिज़ाइन देखना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में सुप्रिया दोनों सहेलियों के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स बना कर ले आती है। हे भगवान, ये क्या माँ, आपने कॉफी कितनी कड़वी कर रखी है। लगता है आपने इसके अंदर कॉफी पाउडर को ज्यादा ही डाल दिया। रीटा, तुम कुछ करती भी नहीं हो और ऊपर से हर एक काम में दखलंदाजी करती रहती हो। अरे मुझे तो काम होते हैं, कोई एक काम बिगड़ गया तो क्या हो गया? तुम खुद बना लो अपने लिए कॉफी। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनते ही रीटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सुप्रिया अपनी बेटी के आंसू पोंछती है। ओहो, अभी से रोने लगी? ससुराल जाकर भी ऐसे ही रहोगी क्या? अब चुप भी हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं बोलूंगी तुम्हें। कुछ ही दिनों में सुप्रिया अपनी बेटी रीटा की शादी करवा कर उसे उसके ससुराल भेज देती है। ससुराल में रीटा का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। सोनाली के कहने पर रीटा गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। किसी के कुछ कहने से पहले वो अपना घूंघट ऊपर करती है और पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है, इतनी गर्मी है, एसी चलाइए ना, बिना एसी के तो मैं मर जाऊंगी। रीटा की बात सुनते ही उसके ससुराल के सभी लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे प्रवीण, लगता है रीटा का सर दर्द हो रहा है इतनी गर्मी से। तुम एक काम करो, रीटा को अपने कमरे में ले जाओ, कुछ देर वहाँ आराम कर लेगी। प्रवीण रीटा को अपने कमरे में ले आता है, जिसके बाद वो अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और रीटा से कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कमरे में एसी चला दिया है, चलो अब तुम यहाँ पर थोड़ा आराम करो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन इस कमरे में तो कोई एसी ही नहीं है। तभी प्रवीण रीटा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, अरे मेरी जान, ये एसी ही तो है। देखो कितनी ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसी हवा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। प्रवीण की बातें सुनकर रीटा हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्रवीण कुछ देर के लिए बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और रीटा अपने घर का एसी याद करने लगती है। क्या सोचा था, भैंस की टाट क्या हो गया, मगरमच्छ। मुझे तो लगा था कि मेरे ससुराल में बिल्कुल रानियों की तरह रहूंगी मैं, लेकिन यहाँ तो गर्मी से मेरी नौकरों वाली हालत हो गई है। तभी वहाँ उसकी ननंद आ जाती है।
अच्छा भाभी, आप यहाँ बैठी हो, जल्दी से ये उतार कर ये बनारसी साड़ी पहन लो। सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपकी काफी सारी रस्में पूरी होनी बाकी है। अनाया रीटा के हाथ में सारी ज्वेलरी और बनारसी साड़ी रखकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर रीटा मन ही मन सोचती है, इतनी भारी बनारसी साड़ी और ऊपर से इतने सारे गहने। रीटा गर्मी में बनारसी साड़ी और ज्वेलरी तो पहन लेती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। माँ ने पूरे घर को संभाल रखा था और मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा भी किया था। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। जब भी मुझे हल्की सी गर्मी लगती थी तो तुरंत मेरी माँ मेरे लिए एसी चलाया करती थी और मुझे हल्की से हल्की फ्रॉक और अच्छी ड्रेसेस लेकर आया करती थी। रीटा गहरी सोच में डूबी होती है, तभी उसकी सास आती है। वाह बहू, तू तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? चल बाहर आ जा, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाली बाहर सभी मेहमानों के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। हे भगवान, अब तो सबको हाथ वाला पंखा ही इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहने के बाद सोनाली सभी को हाथ वाला पंखा दे देती है और बेचारी रीटा भी हाथ वाला पंखा लेकर अपनी हवा करते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, एसी नहीं था, चलो समझ आया, लेकिन क्या ये लोग एक इन्वर्टर भी नहीं लगवा सकते थे? अब मैं इतनी गर्मी में कैसे यहाँ रह पाऊंगी? रीटा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका ससुर आनंद सोनाली से कहता है, अरे लगता है बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं और प्रवीण जाकर देखते हैं। तुम लोग अभी थोड़ी देर गर्मी को बर्दाश्त करो। भैंस की टॉर्च अब क्या मगरमच्छ ठीक करेंगे? काश मैं शादी ही ना करती। रीटा को अपनी शादी के पहले दिन अपने मायके के एसी की बहुत याद आती है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो रोज़ गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अपनी माँ को याद किया करती कि उसकी माँ रसोई में खाना बनाते हुए गर्मी में किस प्रकार रहा करती थी। कुछ देर में उसे इस गर्मी की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी माँ सुप्रिया उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अपनी माँ को देखते ही रीटा उसे गले से लगा लेती है। माँ, आप आ गई? मैंने आपका बहुत इंतजार किया। आज मुझे समझ आया कि आपने मेरे लिए क्या नहीं सहन किया। आप तो मेरी माँ नहीं, मदर इंडिया हो। ये तो जिंदगी का उसूल है बेटा। जो सुख हम मायके में गुजार लेते हैं वो जरूरी नहीं कि ससुराल में हमें मिल सके, लेकिन तुम यहाँ जैसी भी हो खुशी से रहना। अब यही तुम्हारा घर है। सुप्रिया चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनाली घर में एक इन्वर्टर लगा देती है और रीटा से कहती है, अब बहुत चिंता मत कर, अब दोबारा लाइट कभी नहीं जाएगी। मैंने घर में एक इन्वर्टर लगवा दिया है। और रही बात एसी की, तो जैसे ही कुछ पैसे आएंगे अब मैं एसी भी लगवा दूंगी। चिंता मत कर बहू, तुझे अपना ससुराल मायके से कम नहीं लगेगा। ये सुनकर रीटा को बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी सास को भी अपनी माँ की ही तरह गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अपने घर गृहस्थी अच्छे से समझती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस बैंगन के बगीचों में जा रही हूँ। वहाँ से बैंगन तोड़कर उन्हें बेचने जाऊंगी। क्या कहा? बैंगन के बगीचे? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बगीचा ही नहीं था। तुम तो शायद दूसरों के बगीचों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। अरे चंदा बहन, किस्मत को पलटने में कुछ देर कहाँ लगती है। कल हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी खासी है। अब तो हमें किसी भी बात की दिक्कत ही नहीं है। मीना ऐसा कहकर अपने बैंगन के बगीचे में पहुंच जाती है और बैंगन तोड़ने लगती है। जैसे ही मीना बैंगन तोड़ती है, वहां अपने आप ही बैंगन उग जाते हैं, मानो जैसे वो कोई मामूली पेड़ नहीं थे, बल्कि जादुई बैंगन के पेड़ थे। आखिरकार सारी टोकरियां बैंगन से भर गई है। अब मैं इन्हें बेचने के लिए बाजार जा सकती हूँ। मीना बैंगन को लेकर बाजार जाने लगती है। वहीं ये सब चोरी छुपे चंदा देख लेती है और हैरानी से कहती है, बाप रे बाप, इस मीना के पास ये जादुई बैंगन के पेड़ कहाँ से आ गए? आखिर इसके बारे में तो मुझे गांव के सभी लोगों को बताना ही होगा। चंदा एक एक करके गांव में जादुई बैंगन की बातें फैला देती है, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसी रात एक साथ मीना के घर पर आ जाते हैं और बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाहर निकल मीना के बच्चे, अपने आप को समझती क्या है? कल तक तो तू एक फकीर थी। फकीर, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी तेरे पास, है? अरे बाहर आती है या फिर हम तुझे घसीटते हुए बाहर लेकर आए? आप लोग मेरे घर के बाहर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? देखो तो सही से, कितनी सती सावित्री बन रही है बे। सच सच बताओ,
तेरे पास ये जादुई बैंगन का बगीचा कहाँ से आया? और ये जादू तूने कहाँ से सीखा? क्या तू कोई एक टोना टोटका करने वाली औरत है? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं टोना टोटका क्यों करूँगी? ये जादुई बैंगन के खेत मेरे हैं, और अगर मैंने तुम्हें इनके सच के बारे में बता दिया तो मुझे इन जादुई बैंगन के पेड़ों का लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहकर मीना रोने लगती है। तुझे क्या लगता है कि तेरे ये मगरमच्छ के आंसू हमें पिघला देंगे? अरे पूरा गांव जानता है कि तू कितनी बड़ी गरीब है। तेरे घर में रोटी के लाले पड़े थे, और आज जाने तेरे पास इतनी धन दौलत, ऊपर से जादुई बैंगन के पेड़, आखिर सब तेरे पास कहाँ से आया? सच सच बता, नहीं तो हम तुझे चप्पलों के साथ इस गांव से तड़ी पार कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अभी तो मैंने अपने अपाहिज पति का इलाज भी नहीं करवाया है। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं, मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा था। आज सुबह से हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। रात के 8 बज रहे हैं। जब हमारे पेटों में इतना दर्द हो रहा है तो सोचो भूख के मारे हमारी इस नन्ही सी बेटी के पेट में कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे भूख नहीं है पिताजी। अरे पिंकी बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी होगी, लेकिन क्या करूँ, हमारी गरीबी ही ऐसी है कि हमारे घर में एक दाना तक नहीं है। तभी मीना के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है। ए माई, भिक्षा दे, भगवान तुझे सुखी रखेगा। एक भूखे को खाना खिला दे माई। घर से बाहर आकर मीना उस बूढ़े आदमी को देखकर रोते हुए उससे कहती है, बाबा मुझे क्षमा करना, लेकिन आप खुद एक भिखारी के घर आए हो। आपको भिखारी के घर में खाना कहाँ मिलेगा? आप किसी दूसरे के घर पर चले जाइए। मीना के कहने पर वो बूढ़ा आदमी टूटी हुई थाली लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना अपने अपाहिज पति और अपनी बेटी को एक गिलास पानी देती है, और सभी लोग पानी पीकर सोने चले जाते हैं। रात को सोते हुए पिंकी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ, उठो ना माँ, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है पेट में। पेट में दर्द हो रहा है बेटी, आजा मेरे पास लेट, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा अपने आप। पिंकी थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास ही सो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पेट में दर्द कम होने की जगह पर और बढ़ने लगता है। माँ, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। बिटिया मैं तुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर चलूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, हॉस्पिटल में तो फीस भी लगती है। हे भगवान, ये कैसी समस्या आन पड़ी है अचानक से। मीना अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख नहीं पाती है, और वो फौरन अपने पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है, उसको डॉक्टर को दिखाना है। काकी खोलो ना दरवाजा। मीना के ऐसे बोलने पर उसकी बूढ़ी काकी दरवाजा खोलती है। अरे मीना, इतनी रात गए तो अचानक से यहाँ पर, आखिर क्या हुआ है? बता बिटिया को क्या हो गया है? उसके पेट में अचानक से दर्द उठ गया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे 100 रुपए उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगी। बूढ़ी काकी अपने घर के अंदर से 100 रुपए का नोट लेकर आती है और मीना को दे देती है, जिसके बाद मीना उधार के पैसे लेकर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां उसकी पर्ची बनाकर उसका चेकअप करवाती है। अच्छा, बैंगन खाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। मैंने दवाई तो दे दी है, लेकिन अब आप इन्हें कुछ हेल्दी खाना खिलाना ताकि इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात मानकर मीना अपनी बेटी को अपने साथ वापस घर ले आती है और उसी से पूछ रही होती है, अरे बेटी, जरा मुझे बताओ तो सही, तुम्हें ये कच्चे बैंगन खाने के लिए किसने कहा? मीना की बात सुनकर पिंकी रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, माँ, हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा बैंगन के पेड़ों का बगीचा है, जिसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता था। आपके सोने के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। मैं टहलने के लिए घर के पीछे चली गई। वहाँ मैंने जादुई बैंगन का बगीचा देखा। उसके हर पेड़ पर जादुई बैंगन है, और वो मुझसे बात भी करते हैं। पिंकी की बातें सुनकर मीना हैरान रह जाती है। कैसे हो सकता है? हमारे घर के पीछे ही बैंगन का बगीचा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पिंकी अपनी माँ मीना को अपने घर के पीछे बैंगन के बगीचे में ले जाती है, जहाँ ढेर सारे बैंगन कई सारे पेड़ों पर उगे हुए होते हैं। पहली बार जिंदगी में बैंगन के पेड़ देख रही हूँ, विश्वास नहीं होता। ये बैंगन के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, रात के अंधेरे में भी। चलो माँ,
मैं आपको एक बहुत बड़े बैंगन के पास लेकर जाती हूँ। पिंकी मीना को एक बहुत बड़े बैंगन के पास ले जाती है। इतना बड़ा बैंगन देखकर मीना हैरान रह जाती है। यही है वो बैंगन जिसे मैंने खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अपने आसपास की सब कुछ देखकर मीना अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और कहती है, ये सब जो भी मेरे सामने हो रहा है, मुझे इसका सच जानना है। कोई तो होगा यहाँ जो मुझे सच्चाई बताएगा। तभी उस बैंगन से बैंगन के आंख, नाक और मुंह बन जाते हैं और वो बड़ा सा बैंगन बोल पड़ता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सोते हुए काट लिया, इसलिए उसके पेट में दर्द हुआ। दरअसल मैं इन जादुई बैंगन के पेड़ों का दादा हूँ। मैं इन्हें छुपाने के लिए आया था। मुझे तुम्हारा घर ठीक लगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। इसका मतलब आप सच में जादुई बैंगन हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर। विश्वास करो मेरी बहन, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ रहने दो तो तुम जादुई बैंगनों का लाभ उठा सकती हो। जादुई बैंगन की बात मीना मान लेती है, जिसके बाद जादुई बैंगन उसे कहते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे जादुई बैंगन के पेड़ों के बगीचों के बारे में किसी को भी बताया तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये जादुई बगीचा भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो जादुई बैंगन, मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहने के बाद मीना जादुई बैंगन के पेड़ों के ऊपर से बैंगन तोड़ती है, जिसके बाद वहाँ बैंगन दोबारा उग जाते हैं और वो तोड़े हुए बैंगनों को बाजार में ले जाकर बेच देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। इसी प्रकार वो धीरे धीरे गरीब से अमीर होने लगती है और बैंगन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती है। बस इसी प्रकार मेरी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब शायद वो जादुई बैंगन का बगीचा यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे पास ही रहा तो मैं उसके चलते गांव के सभी गरीब लोगों की मदद जरूर करूंगी। मीना की बात मानकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई सबके सामने आने के बाद भी बगीचा अपनी ही जगह रहता है। उस दिन के बाद से मीना अपनी परेशानियों के साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करती है और इसी प्रकार वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। विशाखा देवी अपनी दो बहुओं शमिता और रजनी के साथ रहती थी। दोनों ही बहुएं बहुत गोरी और खूबसूरत थीं। हाय हाय, मैं बारी जाऊं? क्या हुआ भाभी? मैं खुद को कितना ही आईने में क्यों न निहार लूं? मेरा तो मन ही नहीं भरता है खुद को देखते देखते। तभी वहां पर विशाखा देवी आ गईं। अरे ज्यादा आईना मत निहारा करो, कहीं तुम्हें अपनी ही नजर न लग जाए। मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, हमारी नजर भी हमारी ही तरह खूबसूरत है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। जी, तुम दोनों इस घर की बड़ी बहुएं हो, तो इस नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम दोनों अपने देवर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत और घरेलू हो। ओके, ये काम तो आप पूरी तरह हम पर छोड़ दीजिए। विशाखा कमरे से चली गई। भाभी जी, आपने क्यों कहा कि हम दोनों लड़कियां ढूंढेंगे? मैंने कुछ सोच कर ही बोला है। मतलब? अरे तुम बहुत ही भोली हो रजनी, बस देखते जाओ कि मेरा क्या प्लान है। शमिता ने रजनी को कुछ नहीं बताया और दोनों जिठानियां अपने देवर के लिए लड़की ढूंढने लगी। कुछ ही दिनों में शमिता ने गांव की एक लड़की पूनम को पसंद किया और उसे जाकर अपनी सास को दिखाया। तो बहू, ये लड़की है तेरी पसंद, लेकिन ये तुझे कहाँ से पसंद आ रही है? जरा इसका रंग तो देख, कोयला भी शर्मा जाए। माँ, इसका रंग नहीं, इसका मन देखो। ये लड़की हमारे बड़े काम की साबित होगी। काम की साबित होगी? मेरा मतलब ये बहुत घरेलू है, तो ये देवर जी के लिए अच्छी रहेगी। शमिता ने किसी तरह अपनी सास को राजी कर लिया, लेकिन रजनी उसकी सारी चालाकी समझ रही थी। विशाखा देवी के जाने के बाद रजनी बोली, भाभी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप उतनी ही सीधी हो जितनी की जलेबी। आपके दिमाग में जरूर कुछ तो खोट बिगाड़ चल ही रहा है, वरना चांदनी को अमावस्या पसंद आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तुम भी कुछ कम चालाक नहीं हो। हाँ, मुझे पूनम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस घर में अब एक काली बहू ही आएगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की जगह कोई और आकर ले। इसी तरह समय बीत गया और पूनम विशाखा देवी की छोटी बहू बनकर घर आ गई। ए पूनम, आज तूने सफाई नहीं की है क्या? मम्मी जी, मैं सारी सफाई कर चुकी हूँ। अच्छा, ये इतनी गंदगी को तो सफाई कह रही है तू?
विशाखा पूनम को डांट ही रही थी कि तभी वहां उसकी दोनों बड़ी बहुएं शमिता और रजनी आ गईं। पूनम, जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, जाओ अभी। अरे अब क्या हमारा मुंह ही देखती रहोगी? माना कि हम लोग खूबसूरत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काली नजरों से हमें नजर लगा दो, समझी? दोनों बड़ी बहुएं अपनी सास के सामने इतना कुछ बोल गईं, लेकिन विशाखा देवी ने उफ भी नहीं की और बेचारी पूनम सभी की बातें सुनकर बस उदास होकर रह गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों जेठानियां गर्भवती हो चुकी थी और पूनम की जगह घर में बस एक नौकरानी की तरह ही थी। हाय मेरी बहुओं, तुम दोनों ही अपना अच्छे से ख्याल रखना। पता भी है तुम दोनों ने ही मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, लेकिन इस खुशी को अच्छे से संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, जरूर। अरे मुझे तुम्हारी ही तरह सुंदर सुंदर पोती पोते चाहिए। तभी पूनम अपनी दोनों जेठानियों के लिए अचार लेकर आई। लीजिए भाभी जी, आपको अचार खाकर अच्छा लगेगा। इस कंडीशन में मेरी माँ कहती थी कि अचार खाना चाहिए। हाँ हाँ, यही रख दो। और हाँ सुनो, यहाँ कोने में ना बहुत ज्यादा धूल और गंदगी हो रही है, तो तुम ना यहाँ से साफ भी कर देना। ठीक है भाभी। पूनम जैसे ही सफाई करने के लिए नीचे झुकी, तभी अचानक उसे जोर का चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। हे भगवान, इस कल्लो को क्या हो गया? अरे उठ। ओ गॉड, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए। घर में 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं और इन्हें बेहोश होने से ही फुर्सत नहीं है। माँ, अब तो लगता है कि डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ये काली शायद ऐसे ही होश में नहीं आ पाएगी। हाँ। विशाखा देवी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर पूनम का चेकअप किया और बोला, अरे बधाई हो देवी जी, आप एक साथ 3 बच्चों की दादी बनने वाली हो। मतलब पूनम भी बच्चे को जन्म देने वाली है? जी, हमारी मिठाई तैयार रखना देवी, हम आपके फैमिली डॉक्टर हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। डॉक्टर चला गया। जैसे ही दोनों जेठानियों को खबर लगी कि उनकी देवरानी भी अब उन्हीं की तरह गर्भवती है, तो वो दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये क्या बात हुई? बच्ची को तो जन्म हम दोनों देने वाले थे, ये कल्लो कहाँ से बीच में आ गई? आने दो। क्या हुआ अगर ये भी गर्भवती है तो? देखना, माँ ज्यादा प्यार हमारे ही बच्चों को देंगी। एक तरफ दोनों जेठानियों में ये बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, ए पूनम, तुझे अपनी जेठानियों की जरा भी परवाह नहीं है क्या? माँ मतलब? तेरी दोनों ही जेठानियां पेट से हैं और तू है कि उनका कोई ख्याल ही नहीं रखती है। पर माँ, उनकी ही तरह मैं भी गर्भ से ही हूँ। अरे चल चल, होली तू गर्भ से, और अगर है भी तो हम पर कौन सा एहसान कर रही है? तू भी काली है और तू देखना, तेरे गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा भी काला ही होगा। मुझे तो ये काले काले बच्चे अच्छे लगते ही नहीं हैं। बस माँ, बहुत हुआ। आपको मुझे कुछ भी बोलना हो बोलिए, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। विशाखा और पूनम की आवाज सुनकर शमिता और रजनी भी वहां आ गईं। क्या अच्छा नहीं होगा और क्या गलत कह रही है माँ? सब ठीक ही तो कह रही हैं। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे का परछावा हमारे बच्चों पर न पड़ जाए। हाय, अगर ऐसा हुआ तो कितना बुरा होगा। सही कहा बहू तूने। तुम दोनों इस काली कलूटी से दूर ही रहा करो। चलो यहाँ से। तीनों सास और जेठानियां मिलकर पूनम को खूब सुनाकर वहां से चली गईं। बेचारी पूनम उन तीनों के आगे बेबस थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। पूनम को अपनी जेठानियों का भी ख्याल रखना होता और खुद का भी। अरे कल्लो, तू कहाँ से गर्भवती हो गई? ले चल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा जाकर अपनी दोनों भाभियों को ये इमली दे आ, उन्हें अच्छा लगेगा। पूनम अपनी जेठानियों को इमली देने के लिए उनके कमरे की तरफ जा रही थी। सामने से शमिता और रजनी भी आ रही थी कि तभी रजनी का पांव फिसल गया और वो शमिता को लेकर बस गिरने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को पूनम ने संभाल लिया। संभल कर भाभी। पूनम ने उन दोनों को उठाया और संभाल कर बिठाया। खुद के बच्चों की जान बचाते देख शमिता और रजनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वाह बहू, आज तो तूने काबिले तारीफ काम किया है। इनके गर्भ में पल रही नन्ही सी जानों का ख्याल रखना बस इनका ही नहीं, हमारा भी फर्ज है।
और तेरे भी पेट में नन्ही सी जान है। अब तू भी जाकर आराम कर ले। विशाखा ने पूनम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब सब कुछ सही हो चुका था। दोनों जिठानियों को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। कुछ दिन बीते और तीनों ही बहुओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारा शुक्रिया पूनम, तुम्हारी वजह से ही ये इस दुनिया में आ पाए हैं। कोई बात नहीं भाभी, हो सके तो हमारे बुरे शब्दों को माफ कर देना। अब हमारे बुरे शब्द वापस नहीं आ सकते, हम बस माफी ही मांग सकते हैं। आप ऐसे माफी मत मांगिए, ये वक्त माफी का नहीं खुशी मनाने का है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहने लगे।